स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे पहले पार्ट में हमने राजस्थान से संबंधित या जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है उन एंट्रेंस एग्ज़ामों में जो पेपर आता है उस पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्नों को देख रहे थे। 19-20 के हम एक पेपर को हल कर रहे हैं। उससे संबंधित 50 प्रश्न हमने पहले पार्ट में देख ली थी। दूसरे पार्ट में हम अगले 50 प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए उसी पेपर को हम देख रहे हैं। ये पेपर रहा आपका। अब इस पेपर के 51वें प्रश्न को देखते हैं। महासागरीय शक्ति पर भू राजनीति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले जो किया था वो ए.टी. महान ने किया था। समुद्र शक्ति से संबंधित ए.टी. महान महोदय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है सांस्कृतिक उद्गम की अवधारणा किसने दी थी? तो ये कोल्बी महोदय ने भी नहीं दी थी, प्रायर ने भी नहीं दी, नोटेस्टिन ने भी नहीं दी, कार्ल सावर महोदय ने। सांस्कृतिक उद्गम, सांस्कृतिक हार्थ, सांस्कृतिक भूदृश्य, ये सभी कार्ल सावर से संबंधित है। ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आम तौर पर निम्न में से कहाँ विकसित होता है? त्रिकोणीय प्रतिरूप कहाँ होता है? दो नदियों के संगम पर। जब मान लीजिए एक नदी ये है, दूसरी नदी ये है, ठीक है, और ये दोनों नदी यहाँ पे मिलती है, तो इनके बीच में ये जो बस्ती प्रतिरूप बनेगा वो त्रिकोणाकार बनेगा। देखिए त्रिकोणाकार बनाना त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट प्रश्न है 54वां है कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास। सीधा सा उत्तर है इसका एस भाटिया महोदय। नेक्स्ट प्रश्न जो है अगला देखते हैं हम। स्थानांतरित कृषि को ओडिशा में कहते हैं पोडू। सीधा सा सवाल है। पेंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, जो उत्तरी पूर्वी भारत में कहते हैं। अगला प्रश्न है जब उद्योग में किया जाने वाला कच्चा माल, उपयोग में लिया जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो फर्म किस? जब सभी जगह कच्चा माल मिल रहा है तो हम क्यों खदान के पास लगाएंगे, क्यों बीच में लगाएंगे, डायरेक्ट बाजार में लगाएंगे? तो बाजार के समीप सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से व्यस्ततम व्यापारिक मार्ग। बहुत फेवरेट प्रश्न है ये भूगोल का। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों किनारे विश्व के विकसित देश है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत कहते हैं, न कि अर्थव्यवस्था का? देखिए इन तीनों के देशों की अर्थव्यवस्था का स्रोत पेट्रोलियम है, सऊदी अरब, इराक और कुवैत का, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था का स्रोत पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है, यहाँ शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृति वह समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती है। संस्कृति की परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई? तो ई.बी. टेलर। जब आप सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आप ये पढ़ोगे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में किस धर्म के प्रभुत्व के अंतर्गत सर्वाधिक भूभाग है? तो नंबर 1 कौन है? ईसाई, लगभग 240 करोड़ के आसपास है। इस्लाम लगभग दूसरे नंबर पर है, लगभग 200 करोड़ के आसपास है। हिंदू लगभग 110 करोड़ के आसपास है, तीसरे नंबर पर। फिर बौद्ध है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति प्रदेश? जाति प्रदेश एक जाति प्रदेश, जाति का संख्यात्मक बल, जाति में सामाजिक श्रेणी, जनसंख्या में जातिगत अनुपात, भूसों में जाति की सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनसंख्या में जाति का अनुपात। किसी एक जनसंख्या में जाति कितनी % पाई जा रही है, अगर ज़्यादा पाई जाती है तो उसको जाति प्रदेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो हार्टलैंड सिद्धांत आपको पता है धरा शक्ति और सामुद्रिक शक्ति के बीच में संघर्ष मैकिंडर महोदय ने सबसे पहले दिया था। 1904, 1919, 1948, 44 संशोधन किए थे इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा एवं सिंचाई चैनलों के साथ विकसित होता है? निम्नलिखित में कौन सा नियोजन प्रदेश जो है परिवहन रेखा के साथ विकसित होता है? तो ये है अक्षीय विकास प्रदेश, अक्षीय विकास प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निर्जातीय धर्म। निर्जातीय धर्म किसको कहते हैं? ऐसा धर्म जिसके अंदर आपको शामिल करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तो जन्म से ही बाद में आप उसको धर्म नहीं ग्रहण कर सकते, तो ये हिंदू धर्म है। ईसाई धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं, इस्लाम धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं, बौद्ध धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं, हिंदू धर्म आप ग्रहण नहीं कर सकते। हिंदू धर्म जन्मजात होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अवरोही क्रम में बोली जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा हम गलती कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा दुनिया में भाषा बोली जाती है चीनी। चीनी के बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद फ्रांसीसी और रूसी है। वैसे तीसरे नंबर पे हिंदी है, लेकिन हिंदी ऑप्शन में नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है? प्रति व्यक्ति आय भी है, वैसे तो सभी है, ये सभी है ये। इसमें सबसे सही कौन सा है? जीवन प्रत्याशा। जितने ज़्यादा लोग जीवन जी रहे हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रदेश कितना खुशहाल है। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी विशिष्ट अवस्थिति होती है, जो किसी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों का से प्रभेदक होता है तथा जो उतनी ही दूरी तक फैला हुआ होता है जितनी दूरी तक वह प्रभेदक व्याप्त होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया था साहब हॉटसन महोदय ने। हॉटसन महोदय ने ये कथन दिया था। अगर आप पढ़ोगे प्रदेशों को तो आपको मालूम चलेगा, नियोजन प्रदेशों से संबंधित है। भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणोत्तरवा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रादेशिक नियोजन की विश्लेषणात्मक विधि नहीं है? कौन सी है? विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो देखिए प्रादेशिक गुणक, ये प्रादेशिक नियोजन की विधि है, सामाजिक क्षेत्र भी है, आर्थिक क्षेत्र भी है, दहलीज स्थिति नहीं है। दहलीज किसको कहते हैं? आवश्यक जनसंख्या जो गमन करने के लिए वहाँ पे होते, किसी क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या को कहते हैं दहलीज, जो व्यापार उद्योग लगाने के लिए चाहिए होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पीटर हेगेट की नियोजन सीमांकन विधि नहीं है? पीटर हेगेट की नियोजन सीमांक विधि नहीं है। तो पीटर हेगेट ने कौन सी विधि नहीं दी? गुरुत्व विश्लेषण विधि। गुरुत्व विश्लेषण विधि किसने दी थी? रेली महोदय ने, ठीक है ना। तो न्यूनतम दूरी न्यूनतम है भी इनकी है, विविक्तिकर भी इनकी है, और थिसेन बहुभुज ये भी इनकी विधि है, लेकिन गुरुत्व विश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 71वां प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने इसको स्क्रीन को ऐसा किया है। तो देखते हैं, टेनेसी घाटी जो है ये तो अमेरिका में है, दामोदर नदी भारत में है, जोजरिल जो है इजराइल में है, और पूर्वी पोल्डर नीदरलैंड में है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप 2 1 4 3 ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1972 में भारत को 13 व मुख्य और 35 गौण प्रदेशों में बांटा? तो ये साहब चंद्रशेखर आज़ाद थे CS चंद्रशेखर, ठीक है ना। LS भट्ट और P सेन गुप्ता, अशोक मित्रा, इन्होंने, किसी ने 51 में बांटा है, किसी ने 48 में बांटा है। भारित सूचक अंक विधि एवं कारक विश्लेषण विधि नियोजन प्रदेशों के लिए सीमांकन में महत्वपूर्ण है। ये किसके आकृति के लिए? केवल आकृति प्रदेशों के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकार्यात्मक और वर्नाकुलर दोनों नहीं है इसमें, इसका सही उत्तर आकृति प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक प्रादेशिक विकास संतुलन मापने की विधि नहीं है? नहीं कौन सी है? केंद्रीय परिधि नहीं है, क्रम कोटि संकलन है, सापेक्षिक समुच्चय है, और वंचन सूचकांक। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा ये सारी चीज़ें। प्रादेशिक नियोजन, रीजनल ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद 2021 ये किसका था? ये गोवा का था। ये सब इजी हो जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत के उत्तरी मैदान का तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है? भाबर, पत्थर होते हैं उसमें, फिर वहाँ से पानी निकलने लगता है, दिखने लगता है पानी, उसको तराई कहते हैं। फिर दूर वाली जो भूमि होती है उसको बांगर कहते हैं, और नदी का बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचाता है, उसको खादर कहते हैं। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है ये प्रश्न। तो इसमें देखिए केरल की जलवायु है AW, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की। ओडिशा की जलवायु मानसूनी है, ये कर देंगे हम। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा। केरल में हम AW करेंगे, AM केरल की मानसूनी है, ओडिशा की AW हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की ये हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की ये हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1 है ना। देखिए इसमें कौन सा है 3 4 2 1, ये वाला ऑप्शन नंबर बी 3 4 2 1, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कल्पक्कम कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? कल्पक्कम बिल्कुल साफ तमिलनाडु में है। काकरापार भी भाई साहब आंध्र प्रदेश में नहीं है। काकरापार केगा कर्नाटक में है। तारापुर ये महाराष्ट्र में है। काकरापार किधर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अधिकतर जो परियोजना है ना वो कैसे शुरू है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार, केगा। राजस्थान में भी एक रावत भाटा करके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोकारो किधर है? झारखंड में है। सिंगरौली किधर है? सिंगरौली तो MP में है यार, छत्तीसगढ़ कर देते हैं इसको। तलचर ओडिशा, रानीगंज पश्चिम बंगाल। हाँ ये सिंगरौली वैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है, MP में है। तो इसमें 2 1 4 3 था। देखिए 2 1 4 3 किधर है? ये रहा, ये इसका तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा था? वैसे तो भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल ये था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1951 से 81। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या जो भारत में थी वो इस टाइम पे थी, वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा जो अवरोही क्रम है, अवरोही का मतलब होता है ज़्यादा से कम, तो अवरोही क्रम है बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल और UP, ये वाला सही है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व लगभग 1102 के आसपास है। पश्चिम बंगाल में 1029 है, केरल में 900 कुछ है, और UP में भी 900 के आसपास ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ है? इसकी तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है भाई, बहुत तगड़ी ट्रिक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है मुझसे तो एक बार यहाँ भी बता देता हूँ मैं। इसकी ट्रिक है, राज दुबे कोई व्यक्ति था, राज दुबे वो भी रूस गए। कहाँ गए? रूस गए। राज दुबे वो भी रूस गए। राज दुबे कोई व्यक्ति था, राज दुबे वो भी रूस गए। तो राज से क्या है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से है कि इसमें राउरकेला? हाँ देखिए राउरकेला है जर्मनी की सहायता से, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर है ब्रिटेन की सहायता से, दुर्गापुर है ब्रिटेन की सहायता से, बिल्कुल है। वो भी, बो से बोकारो, भी से भिलाई, दोनों रूस की सहायता से। भिलाई और बोकारो भी रूस की सहायता से। पास्को इस्पात उद्योग ये जापान की सहायता से नहीं है, ये किसी और की सहायता से, तो इसमें D ऑप्शन ही गलत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय कृषि प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है भैया? 6 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद 2019-20 वाले राज्य कौन से थे? अधिकतम और न्यूनतम तो ये था, अधिकतम तो गोवा था, न्यूनतम बिहार था, ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। कौन सा भौगोलिक उपकरण नहीं है? तो भूगोलवेत्ता के पास मानचित्रावली भौगोलिक उपकरण है, वायु फोटो चित्र भी है, ये भी है। ये तो बनाया जाता है भाई, भौगोलिक उपकरण नहीं है, ठीक है ना। आरेख खींचा जाता है, डायग्राम जिसको कहते हैं। मानचित्र का एक तत्व नहीं है, शीर्षक भी है, मापक भी है, ये भी है, बिंदुओं का आकार ई ना है। बिंदुओं का आकार ये मानचित्र का प्रमुख तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अमात्रात्मक मानचित्र है? अमात्रात्मक यानी कि गुणात्मक की बात कर रहा है, तो कोरोक्रोमेटिक मानचित्र, इसको वर्ण प्रतीकी मानचित्र कहते हैं, तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। वर्ण प्रतीकी, इसमें मात्रा से लेना देना नहीं है, प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। बिंदु मानचित्र, इसमें मात्राओं को दर्शाया जाता है।
सम्मान में भी मात्रा आती है, वर्ण मात्रा में तो मातृ है ही, तो कोरोक्रोमेटिक ही सही है। इसमें रंग ये कहते हैं इसको वर्ण प्रतीक। जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है? तो जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए बहुबिंदु विधि सबसे बेहतर विधि हो सकती है ना। बहुबिंदु विधि, वर्णमात्री विधि, स्टेनजेबोल, जनसंख्या घनत्व तो वर्णमात्री विधि इसमें सही हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि वर्णमात्री विधि के अंतर्गत ही आता है बहुबिंदु भी। अंतर्वेशन, अंतर्वेशन उपयोग में लिया जाता है। अंतर्वेशन किस में उपयोग में लिया जाता है? वर्णमात्री मानचित्र में, समकालिक मानचित्र में, सममान रेखा मानचित्र में या वर्ण प्रतीकी मानचित्र में। तो अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है समान रेखा मानचित्र में। अंतर्वेशन एक दूसरे के ऊपर लेप किया जा सकता है, समान रेखा एक दूसरे को काट सकती है बिल्कुल भी, समानांतर भी होती है। दिशा और मात्रा दर्शाई जाती है। दिशा और मात्रा किस में दर्शाई जाती है भाई? दिशा और मात्रा ये दर्शाई जाती है प्रवाह मानचित्र में, वायु की दिशा और वायु की मात्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक वृत्त आरेख पाई डायग्राम का सही नाम है? तो पाई डायग्राम को हम चक्रारेख भी कह सकते हैं, गोली आरेख कहते हैं वैसे ना गोली आरेख कहते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन, दूर संवेदन हैदराबाद में है, ये इसका सही हो जाएगा। मौसम विभाग देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना तंत्र का मुख्य घटक नहीं है? तो मल्टीप्लेक्स नहीं है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, तादार भी है, मल्टीप्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक आंकड़ों का सही स्रोत नहीं है। देखिए नहीं है करके बहुत सारे प्रश्न आए हैं इसमें। तो अप्रकाशित आंकड़े जो है वो प्राथमिक आंकड़ों का प्रकार नहीं है। अप्रकाशित आंकड़े इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक द्विमीय आरेख नहीं है? द्विविम यानी कि 2D कौन सा नहीं हो सकता इसमें? वलय आरेख, वलय आरेख जिसको हम गोलीय आरेख भी कहते हैं, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वलय आरेख इसका सही हो जाएगा। अरे भाई क्यों स्क्रीन इधर उधर जा रही है? वलय आरेख। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है इसका उत्तर क्या हो सकता है? देखिए मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ। वर्गाकार ब्लॉक आरेख, ये द्विम आरेख होता है। वर्गाकार ब्लॉक इस तरीके से बनते हैं, ये द्विम आरेख है। पिरामिड आरेख है, इसमें भी दो चीज़ दर्शाई जा सकती है, सही ये भी है। वलय आरेख ही सही है इसमें, विभाजित आयताकार आरेख वलय आरेख ही सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के महानगरों की जनसंख्या दर्शाने की सबसे उपयुक्त कौन सा है? महानगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए इसमें हम गोली आरेख का उपयोग करते हैं, गोलों के माध्यम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संचयी आवृत्ति वक्र, इसको हम ओजाई वक्र कहते हैं, ओजाई वक्र, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 98। लॉरेंस वक्र मैक्स लॉरेंस ने कब किया था भैया? 1908 में किया था इन्होंने, ये इसका 1908 में सही हो जाएगा इसका उत्तर। और एक व्यापारिक माध्य नहीं है व्यापारिक माध्य, हरात्मक माध्य को व्यापारिक माध्य नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो आखिरी प्रश्न है, न्यूनतम मूल्य RN मूल्य जो है वो पूर्ण संकेंद्रण को दर्शाता है। न्यूनतम RN मूल्य पूर्ण संकेंद्रण। तो ये PhD का पेपर था, PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये, आपको मालूम चला होगा प्रश्न कैसे कैसे कहाँ से आते हैं। अगर आपको चाहिए ये पेपर तो मैं इसकी आंसर शीट के साथ आपको जो है टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, इसको डाल दिया है मैंने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये PhD का पेपर है, PhD एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसका पेपर है। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।